अमेरिका में राजनीतिक हंगामे के बीच बाइडेन का काम तमाम। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को समर्थन। जानेंगे इस पर पूरी डिटेल से। साथ में आपको बताएंगे मलेशिया के 17वें किंग इस्कंदर की ताजपोशी। इनके पास 47,000 करोड़ की संपत्ति, 300 लग्जरी कारें, प्राइवेट आर्मी। ताजपोशी के दौरान कुरान को चूमा, इस्लाम पर दिया बड़ा बयान। जानेंगे क्या होते हैं राजा की ताकत। दोस्तों सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना देर किए बात करते हैं मेन मुद्दे की। दोस्तों अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाइडेन ने कहा कि देश के हित के लिए मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से बाहर हो रहा हूं। उन्होंने ये बात रविवार 21 जुलाई को लेटर लिखकर बताई। दरअसल अमेरिका में 28 जून को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ये मांग कर रहे थे कि वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी छोड़ दें। टेक्सास से सांसद लोयर डोगेट डेमोक्रेटिक पार्टी के पहले नेता हैं जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर इसकी मांग की थी। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी बाइडेन को प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर होने को कहा था। इसके बाद बाइडेन ने कहा था कि अगर डॉक्टर मुझे अनफिट या किसी बीमारी से ग्रसित पाते हैं तो मैं राष्ट्रपति की रेस से बाहर हो जाऊंगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उम्मीद है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जल्द ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती है। बाइडेन ने भी उनका समर्थन किया है। बाइडेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैंने तय किया है कि मैं राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन स्वीकार नहीं करूंगा। अपनी सारी ऊर्जा राष्ट्रपति रहते हुए अपनी ड्यूटी करने में लगाऊंगा। 2020 में जब मुझे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था तो मैंने पहला फैसला कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए चुनने के लिए लिया था। यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा फैसला रहा है। आज मैं कमला हैरिस को हमारी पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर पूरा समर्थन देना चाहता हूं। डेमोक्रेट्स ये वक्त साथ मिलकर ट्रंप को हराने का है। भारतवंशी कमला ने भी बाइडेन के समर्थन को स्वीकार करते हुए कहा है कि वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी जीतने के लिए तैयार है। बाइडेन ने लेटर में उनके कार्यकाल के दौरान अमेरिका में हुए विकास के बारे में बात लिखी। उन्होंने कहा कि 3.5 साल में हमने देश के तौर पर महान तरक्की की है। आज अमेरिका दुनिया के सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। हमने देश को बचाने के लिए ऐतिहासिक निवेश किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि बड़ी संख्या में अमेरिकियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम अफोर्डेबल हेल्थ केयर को लेकर आए हैं। हमने पिछले 30 साल में पहली बार गन सेफ्टी लॉ पास किया है। दुनिया के इतिहास में पहली बार हम पर्यावरण को बचाने के लिए कानून लेकर आए। अमेरिका इतनी बेहतर स्थिति में कभी नहीं रहा जितना आज है। मैं जानता हूं कि यह सब अमेरिकी लोगों के बिना नहीं हो सकता था। हम साथ रहकर ही सदी के महामारी और 1930 के बाद आई सबसे खराब इकोनॉमिक क्राइसिस से उबरे। हमने हमारी डेमोक्रेसी को बचाया। हमने दुनिया भर में अपने सहयोगियों को पुनर्जीवित और मजबूत किया। आपके प्रेसिडेंट के रूप में देश की सेवा करना ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं अपनी टीम में एक्सेट्रा ऑर्डिनरी पार्टनर के तौर पर कमला हैरिस को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मेरा ये विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं है जो अमेरिका नहीं कर सकता अगर हम साथ मिलकर करें। बस हमें खुद को बताने की ज़रूरत है कि हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। दरअसल 18 जुलाई को 81 साल के बाइडेन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। व्हाइट हाउस ने बताया था कि वो आइसोलेशन में रहकर काम करेंगे। 81 साल के बाइडेन को तीसरी बार कोरोना हुआ है। इससे एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि अगर डॉक्टर उन्हें अनफिट घोषित करते हैं तो वो राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर हो जाएंगे। वैसे जो बाइडेन लगातार राष्ट्रपति के दौर में बने रहने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अचानक ये ऐलान करके सबको चौंका दिया। दरअसल 2 हफ्ते पहले आई एक्सियोस की रिपोर्ट ने बाइडेन की खराब सेहत पर कई सवाल उठाए थे। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही काम कर पाते हैं। व्हाइट हाउस के कर्मचारियों के हवाले से छपी रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन रोजाना 6 घंटे ही बेहतर काम कर पाते हैं। ट्रंप से 28 जून को हुई पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में बाइडेन कई मौकों पर बिना सोचे समझे बोल रहे थे। कई बार लड़खड़ाते हुए भी दिखे थे, जिस कारण वो बहस हार गए। इसके बाद नाटो समिट के दौरान बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को प्रेसिडेंट पुतिन कह दिया था। इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने अपनी गलती दोहराई और वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम भूल गए और उन्हें डोनाल्ड ट्रंप बोल दिया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रविवार 14 जुलाई को हुए मामले के बाद
अमेरिकी मीडिया CNN के पोल में बाइडेन की हार का दावा किया गया है। पोल में बताया गया है कि कुल 588 सीटों में से ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को 330 सीटें मिल सकती है। बाइडेन के डेमोक्रेटिक पार्टी को 208 सीटें मिलने का दावा किया है। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए 270 सीटें जीतना जरूरी होती है। इससे पहले 2020 में बाइडेन को 306 सीटें और ट्रंप को 232 सीटें मिली थी। वहीं दूसरी ओर मलेशिया में इब्राहिम इस्कंदर की शनिवार को ताजपोशी हुई। इसके साथ इब्राहिम देश के 17वें महाराज बन गए। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के नेशनल पैलेस में यह समारोह हुआ। इस्कंदर अगले 5 साल तक मलेशिया के राजा रहेंगे। 1957 में ब्रिटेन से आज़ादी के बाद से मलेशिया में मलय राज्य के शासक बारी बारी से 5 साल के कार्यकाल के लिए राजगद्दी संभालते आए हैं। ताजपोशी समारोह में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के अलावा पड़ोसी देश ब्रुनई के सुल्तान हसन अल बेलकिया और बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा भी मौजूद थे। किंग इस्कंदर ने सुनहरे धागों से सजा कोट और साफा पहना हुआ था। समारोह की शुरुआत में सुल्तान इस्कंदर ने और क्वीन राजा जरीत सोफिया का मिलिट्री सैल्यूट के साथ स्वागत हुआ। इसके बाद सुल्तान को कुरान की एक कॉपी दी गई जिसे उन्होंने चूमा। फिर इस्कंदर महाराज की ताकत का प्रतीक सोने का खंजर दिया गया। प्रधानमंत्री अनवर ने सुल्तान के प्रति वफादारी की कसम खाई। इसके बाद इस्कंदर को देश का नया महाराज घोषित किया गया। ताजपोशी के बाद उन्होंने संविधान का पालन करने, इस्लाम को आगे बढ़ाने और मलेशिया में शांति सुनिश्चित करने की शपथ ली। समारोह के अंत में 3 बार लॉन्ग लिव द किंग के नारे लगाए गए। इसके पहले 31 जनवरी को इस्कंदर को मलेशिया का नया राजा घोषित किया गया था। सुल्तान इस्कंदर मोटरसाइकिल पर पूरे देश की यात्रा करने के लिए जाने जाते हैं। इसके जरिए वो लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानते हैं। 65 साल के इस्कंदर जोहर के शाही परिवार से आते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास 37.33 हजार करोड़ की संपत्ति है। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर के सबसे बड़े बेटे और मलेशिया के क्राउन प्रिंस टुंकू इस्माइल भारतीय सेना में कैप्टन भी रह चुके हैं। इसके अलावा सुल्तान के पास 300 लग्जरी कारें हैं, जिनमें से एक उन्हें एडोल्फ हिटलर ने तोहफे में दी थी। सुल्तान के पास गोल्ड ब्लू रंग के बोइंग 737 समेत कई प्राइवेट जेट भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुल्तान इस्कंदर के परिवार के पास एक प्राइवेट आर्मी भी है। मलेशिया के अलावा सिंगापुर में भी सुल्तान के 4 अरब डॉलर की एक जमीन, एक टायर सोल पार्क और बोटेनिकल गार्डन के पास भी जमीन है। सुल्तान इब्राहिम के पास रियल एस्टेट और खनन से लेकर टेलीकम्युनिकेशन और पाम तेल तक कई बिजनेस में हिस्सेदारी है। उनका आधिकारिक निवास इस्ताना बुकिट सीरीन है, जो उनकी बेशुमार दौलत का सबूत है। सुल्तान इस्कंदर के पास बाइक्स का भी एक बड़ा कलेक्शन है। सुल्तान इब्राहिम की पत्नी का नाम जरीत सोफिया है। वो शाही परिवार से आती है। ऑक्सफोर्ड से पढ़ी सोफिया पेशे से लेखिका है और बच्चों के लिए कई किताबें भी लिख चुकी है। सुल्तान और सोफिया के 5 बेटे और 1 बेटी है। सुल्तान के सबसे बड़े बेटे और मलेशिया के क्राउन प्रिंस टुंकू इस्माइल भारतीय सेना में कैप्टन रह चुके हैं। सिंगापुर की न्यूज़ एजेंसी द स्ट्रेट टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2007 में टुंकू इस्माइल भारतीय सेना के एक यूनिट का नेतृत्व करने वाले पहले विदेशी बने थे। दिसंबर 2023 में स्ट्रेट टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में सुल्तान ने कहा था, मैं सरकार की कठपुतली वाला राजा नहीं बनना चाहता। संसद में 222 सांसद हैं, लेकिन बाहर 3 करोड़ जनता है। मैं सांसदों का नहीं बल्कि जनता के साथ हूँ। मैं हमेशा सरकार का समर्थन करता रहूँगा, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध जरूर करूँगा। दरअसल प्रमुख राजनीतिक नियुक्तियों के अलावा मलेशिया के राजा मुस्लिम बहुल देश में इस्लाम के आधिकारिक प्रमुख और इसके सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। मलेशिया में पिछले कुछ सालों से राजनीतिक अस्थिरता है। ऐसे में यहाँ राजाशाही का प्रभाव बढ़ा है। दरअसल देश में हर 5 साल में राजा बदलता है। मलेशिया में 13 राज्य और 9 शाही परिवार है। इनके मुखिया 9 राज्यों के सुल्तान हैं, जो बारी बारी से 5-5 साल के लिए राजा बनते हैं। मलेशिया में यूं तो राजा बनने का तरीका पहले से तय है। इसके बावजूद एक गुप्त मतदान होता है। इसमें बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। हालांकि उस बैलेट पेपर पर उस सुल्तान का नाम होता है जिसकी राजा बनने की बारी होती है। हर सुल्तान को यह बताना जरूरी होता है कि क्या नामांकित व्यक्ति राजा बनने के लिए सही है।
राजा बनने के लिए उम्मीदवार को बहुमत मिलना जरूरी होता है। जब वोटिंग के नतीजे घोषित हो जाते हैं तो बैलेट पेपर्स को सुल्तानों के सामने नष्ट कर दिया जाता है।